हेलो एंड वेलकम टू प्रबोधनम। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सीरीज में, हमारे सीरीज में जो कि लर्न थ्रू क्वेश्चन सीरीज। हमने ये सीरीज शुरू करा था जैसा कि क्लास 9th के मोशन चैप्टर से, और इस सीरीज में होता गया है कि हम क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को, फैक्ट्स को सीखने की कोशिश करते हैं। हमने मोशन उठाया था क्योंकि ऑल द वे फंडामेंटली वही 9th क्लास के बच्चों के लिए फिजिक्स काफी टफ होती है और उसमें मोशन हमारा पहला पायदान होता है, इसीलिए हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था। अभी तक एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए और अब हम लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे, यानी जो चैप्टर के अंदर के जो क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे और उनको हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है जो कि मूव किया है कुछ डिस्टेंस से, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या उसकी जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकती है? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसने कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है, क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। सर कैसे? उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमने डिस्टेंस किसको कहा था एंड डिस्प्लेसमेंट किसको कहा था। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने बोला था डिस्टेंस ये क्या होता है? ये होता है लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। जिस पाथ को बॉडी ने ट्रेवल करा हुआ है उस पाथ की लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या थी? तो डिस्प्लेसमेंट हुआ करती थी हमारी लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटे रास्ते की लंबाई। सर सबसे छोटा रास्ता कहां से कहां तक? तो फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यानी सबसे छोटे रास्ते की लंबाई कहां से? इनिशियल पॉइंट से कहां तक? फाइनल पॉइंट तक। यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो सबसे छोटा रास्ता होगा उस छोटे से रास्ते की लंबाई को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है उन केसेस में जिन केसेस में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम हो गए। वो सारे के सारे केसेस जिन केसेस में आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम होंगे, उन सारे केसेस में हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो शो करेगा, लेकिन उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है जो कि शुरू हो रहा है ए पॉइंट से एंड एंड हो रहा है बी पॉइंट पे। एक बॉडी है जो ए से शुरू करती है, बी तक जाती है एंड वापस बी से ए तक वापस आती है। क्योंकि ए से लेकर बी तक की दूरी है लेट अस सपोज 100 मीटर। शुरुआत कहां से हुआ है? ए से। एंड कहां पे हुआ है? ए पर। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों ही ए हैं। अगर आप बॉडी से पूछोगे कि बॉडी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वो क्या बोलेगी? डिस्टेंस कवर्ड मतलब मैंने जो पाथ लिया था उस पाथ की लंबाई। मैंने जो पाथ लिया था वो था ए से बी और उसके बाद बी से ए। क्योंकि ए से बी तक की दूरी थी 100 मीटर की, बी से ए तक की दूरी थी 100 मीटर की, इट मींस मैंने 200 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था। 200 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ। अब ए से ए तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा और उसकी लेंथ क्या होगी? ऑफ कोर्स सर, इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाएगी जीरो। यानी जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया हो, डिस्टेंस की कुछ वैल्यू हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो? ऑफ कोर्स सर पॉसिबल है।
अगर बॉडी के लिए इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बट डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। इसी तरीके से आप इस फील्ड के लिए भी देख सकते हो जो कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, एंड इसकी बाउंड्री आप चेक कर सकते हो। इसकी बाउंड्री क्या है? ए बी सी डी। लेट अस सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो कि डी से, कोई बॉडी है जो कि डी पॉइंट से शुरू करती है चलना। डी से ए जाती है, ए से बी जाती है, बी से सी जाती है, सी से डी जाती है, घूम फिरकर वापस से डी पे आ गई। डिस्प्लेसमेंट कितना? 0 सर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी डी है, फाइनल पॉइंट भी डी है, एंड क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है तो सेम पॉइंट से सेम पॉइंट तक का जो शॉर्टेस्ट पाथ बनेगा उसकी लेंथ 0 बनेगी। लेकिन डिस्टेंस की वैल्यू तो होगी ना। डिस्टेंस की वैल्यू इस पूरे के पूरे लेंथ, ये जो पूरी बाउंड्री है, इस पूरे बाउंड्री की लेंथ, जिसे आप पेरीमीटर बोल सकते हो, वो बनेगी। यानी जब कभी भी ऑब्जेक्ट सेम पॉइंट को कंसिडर करे इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के लिए, तो फिर उसके लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बट डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ध्यान रखने वाली बात है कि सेम पॉइंट पे अगर कोई क्लोज्ड पाथ है, फॉर अ क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ के लिए अगर हम बात करें तो सेम पॉइंट तभी कंसिडर हो पाएगा जब वो इंटीग्रल रेवोल्यूशंस ले। सर इंटीग्रल रेवोल्यूशंस ले, इसका क्या मतलब है? इंटीग्रल रेवोल्यूशंस का मतलब कि रेवोल्यूशंस ले इंटीजर्स के फॉर्म में। इंटीजर्स का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। सर 2.4 नहीं नहीं, 2.4 एक डेसिमल नंबर है, वो एक इंटीजर नहीं है, या फिर इंटीग्रल नंबर नहीं है। इट मींस सेम पॉइंट तभी हमें देखने को मिलेगा जब इंटीग्रल रेवोल्यूशंस कवर्ड हो। एग्जांपल के तौर पे 1 रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन, 3 रेवोल्यूशन, एंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करने का मतलब है कि सेम पॉइंट ट्रीट होगा एज इनिशियल एंड फाइनल। लेट अस सपोज कोई बंदा जो है उस पूरे सर्कुलर ट्रैक का हो सकता है 2 चक्कर काटे, तो 2 चक्कर अगर काटेगा तो घूम फिरकर वापस ए पर ही पहुंच जाएगा, और अगर वापस ए पर ही पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस की तो कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब है पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी की लेंथ। जो पाथ लिया गया है, जो पाथ ट्रेवल किया गया है, उस पाथ की लेंथ, एंड इस केस में पाथ जो है वो कुछ ना कुछ कवर हो गई होगा, यानी डिस्टेंस। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कांट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन में भी हमने सीख लिया कि एक बॉडी के लिए पॉसिबल है कि उसकी डिस्टेंस की कुछ वैल्यू हो बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो, और ये तभी पॉसिबल होगा जब उसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होंगे। सेम पॉइंट बोलने का मतलब इनिशियल एंड फाइनल दोनों के दोनों क्या है? सेम है। ये तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जबकि डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू समथिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री। एक फार्मर है वो मूव करता है अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड है, लेट अस सपोज ये स्क्वायर फील्ड है जिसका नाम है ए बी सी डी, एंड इस स्क्वायर फील्ड के हर साइड की लेंथ है 10 मीटर। 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर एंड 10 मीटर। सर आपने हर साइड की लेंथ कैसे 10 मीटर कर दी? क्योंकि स्क्वायर की विशेषता होती है उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और क्योंकि इसने बोल रखा है कि साइड की वैल्यू 10 मीटर है, इसका मतलब कि इसका हर साइड 10 मीटर का होगा। तो कह रहा है कि एक फार्मर है जो कि इस पूरे के पूरे स्क्वायर फील्ड का एक चक्कर काटता है। ये चक्कर कितनी देर में काटता है?
तो ये चक्कर काटता है 40 सेकेंड्स में। मान लेते हैं कि वो शुरू करता है पॉइंट ए से, ऐसा मान लेते हैं कि उसने शुरू करा है पॉइंट ए से, यानी इनिशियल पॉइंट ए है। 40 सेकेंड्स में वो पूरा एक चक्कर काट लेता है। What will be magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड, सर ये कितना होगा? तो स्क्वायर फील्ड्स के लिए जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ। तो अगर आप बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करोगे तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, 4 बार 10 मीटर्स को ऐड करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 इंटू साइड, क्योंकि साइड की वैल्यू 10 मीटर्स है, तो हो गया 40 मीटर्स इस पूरे के पूरे स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, सवाल आया कि सर आपने पेरीमीटर क्यों निकाला? क्योंकि द फार्मर टेक्स 40 seconds to cover 40 मीटर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि फार्मर 40 सेकंड ले रहा है 40 मीटर कवर करने में। 40 मीटर कवर करने में कैसे सर? साफ साफ बोला गया था कि फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। इस पूरे स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अलोंग मूव कर देता है 40 सेकेंड्स में, और क्योंकि ये पूरी बाउंड्री 40 मीटर की है, तो 40 मीटर की बाउंड्री को कवर कर रहा है वो 40 सेकेंड्स में। मैं कह सकता हूं 1 मीटर पर सेकेंड है इसकी स्पीड, पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा होगा। तो एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स, 2 मिनट 20 सेकेंड्स का क्या मतलब है? सिंस टोटल टाइम टेकन जो है वो है 2 मिनट 20 सेकेंड, एंड 2 मिनट 20 सेकेंड्स का मतलब होता है 140 सेकेंड्स। इसका मतलब ये कि इस फार्मर ने 140 सेकंड में कितनी दूरी तय करी होगी? सर एक सेकंड में 1 मीटर अगर फार्मर कवर कर रहा है, तो सिंपल सी बात है 140 सेकंड्स में 140 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। सो फार्मर मस्ट हैव कवर्ड 140 मीटर इन 140 सेकंड्स। साफ सीधी बात है, 140 मीटर 140 सेकंड में कवर किया होगा। अब 140 मीटर सर 140 सेकंड में कैसे कवर कर सकता है वो? उसने जरूर इस पूरे के पूरे स्क्वायर फील्ड के 3.5 रेवोल्यूशंस लगाए होंगे। सर आपको कैसे पता चला? जब 40 मीटर का एक चक्कर है, एक और चक्कर मारेगा तो 80 मीटर, एक और चक्कर मारेगा तो 120 मीटर, एंड आधा चक्कर मारेगा तो 3.5 रेवोल्यूशन मतलब 140 मीटर। अब क्योंकि इसने 140 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हुआ है 140 सेकंड्स में, तो मुझे इससे मतलब नहीं है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना वो करा हुआ है। मुझे इससे मतलब है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे और कुछ नहीं, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की जानकारी होना जरूरी है। इनिशियल पॉइंट तो मुझे पता है कि ए है, एंड आफ्टर 3.5 रेवोल्यूशंस यहां मैं कैलकुलेट कर सकता हूं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। इन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे कैलकुलेट होंगे? तो 140 मीटर है टोटल डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय 40 मीटर का पेरीमीटर है, काटा हमने 3.5 रेवोल्यूशंस, एंड 3.5 रेवोल्यूशंस लेने के बाद वो हमें कहां दिखाई देगा? इस पॉइंट सी पे दिखाई देगा, क्योंकि ऑल द वे सी पॉइंट ही इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में मौजूद है, 3.5 आधा, है ना? इसका मतलब ये
कि मुझे और कुछ नहीं करना, ए से लेके सी तक की दूरी निकालनी है, ए से लेके सी तक की स्ट्रेट लाइन पाथ फाइंड आउट करना है। सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? एक चीज मुझे पता है कि स्क्वायर के हर साइड जो होते हैं, या स्क्वायर का हर साइड दूसरे साइड से परपेंडिकुलर होता है। इट मींस अगर आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ABC, अगर आपको ये ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ABC और कुछ नहीं है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल में AC आपका वर्क कर रहा है एज अ हाइपोटेनस, और क्योंकि ये हाइपोटेनस की तरफ वर्क कर रहा है तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था सर? पाइथागोरस थ्योरम कहता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। हाइपोटेनस यहाँ पे 90 के ठीक सामने वाली साइड जो कि AC है, यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के। क्योंकि AB की वैल्यू भी 10 है, BC की वैल्यू भी 10 है, तो रिजल्ट हो गया 200 मीटर स्क्वायर। ये तो AC स्क्वायर की वैल्यू सर, आपको AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, AC इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 200, और ये वैल्यू हो जाएगी 10√2 मीटर्स। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा अब तक कि √2 की वैल्यू 1.414 होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। AC इक्वल्स टू 10 इंटू में 1.414, रिजल्ट आएगा 14.14 मीटर्स। यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है काऊ का, बोले तो फार्मर का, वो है 10√2 इक्वल्स टू 14.14 मीटर्स का। ये इनकी डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में बहुत प्यारा सा लॉजिक था, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा हुआ था, हमने सबसे पहले इनिशियल पॉइंट डिसाइड करा, फाइनल पॉइंट पता करा कि 140 सेकंड में वो के बाद वो कहाँ दिखेगा, तो हमें पता चला सी पे दिखेगा। हमें AC निकालना था, हमने AC कैलकुलेट करा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, और इस तरीके से हमें पता चल गया कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। ये जो दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रख के कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, इट कैन नॉट बी जीरो। अरे सर, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करा था कि अगर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम हो जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है या हो सकती है, यानी ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, जो सबसे छोटा रास्ता है उसकी लेंथ। ये तो बड़ी अजीब सी बात आप कर रहे हो कि A से B तक सबसे छोटा रास्ता ये वाला है, और आप कह रहे हो कि इससे भी कम दूरी तय करके जाया जा सकता है A से B तक। सर वो तो टाइम मशीन ही बताएगी या वर्म होल्स बताएंगे, बट इन रियलिटी A से B तक जाने के लिए अगर सबसे छोटा रास्ता ये वाला है तो इससे छोटा डिस्टेंस आप कैसे कवर कर सकते हो? इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमेशा डिस्प्लेसमेंट या तो छोटी होती है या इक्वल टू होती है किसके? डिस्टेंस के, जबकि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है।
डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। भाई आप खुद ही कह रहे हो कि शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ है ये। मैं कह रहा हूं कि हमारे घर में सबसे छोटा ए है और इससे छोटा हमारे घर में बी है। ऐसा पॉसिबल है क्या? मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है ना। यानी अगर आप कह रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटी पाथ की लेंथ होती है, तो उससे छोटा तो कोई पाथ डेवलप ही नहीं हो सकता, यानी उससे छोटा कोई डिस्टेंस कवर हो ही नहीं सकता। तो ट्रू ये है, जबकि अबव जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इस केस में फॉल्स हुआ है। आगे डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। भाई ये सवाल ऑलरेडी हम कोई पार्ट 1 में देख चुके हैं। प्लीज अगर ये सवाल देखना है, समझना है, तो आप पार्ट 1 देखो एंड वहीं से टेबल ड्रॉ करो। अगली चीज, अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशंस। जब कभी भी ब्रैकेट में इस तरीके से एस लिखे रहे तो इसको आप दो चीजों में तोड़ोगे। ये कहना चाह रहा है किन कंडीशन या कंडीशंस में। हो सकता है कि एक ही कंडीशन हो सकता है एक से ज्यादा कंडीशंस हो। तो जब भी ब्रैकेट में एस लिखा हो तो आपको फिर दोनों पार्ट्स में तोड़ने का है। तो कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन और कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किन कंडीशन या कंडीशंस में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा सर। ये तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस कवर्ड बराबर हो डिस्प्लेसमेंट के। एंड डिस्टेंस कवर्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर एक ही सिनेरियो में हो सकता है, वो है इन स्ट्रेट लाइन केस। इन स्ट्रेट लाइन केस विदाउट बैक ट्रैकिंग। ध्यान रखने की बात है कि बैक ट्रैकिंग नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन में बॉडी गई हो, वापस ना आई हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बॉडी के जाने एंड वापस आने पे कहानी कुछ और हो जाएगी। भाई गई ए से बी गई एंड वापस सी पे आ गई, तो फिर ये कहानी बदल गई। फिर डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ए से सी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। जबकि डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस हो गया आपका ए से बी एंड बी से सी। और ऐसे केस में डिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम। बैक ट्रैकिंग हुई है। स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन बैक ट्रैकिंग हुई है। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो एंड बैक ट्रैकिंग ना हो, विदाउट बैक ट्रैकिंग, तो ऐसे केस में आपका डिस्टेंस कवर्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। एंड जब डिस्टेंस कवर्ड डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा तो सिंपल सी बात है, स्पीड आपका वेलोसिटी के बराबर होगा। क्योंकि ऑल द वे आपको याद आए तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम एंड वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। और अगर ये दोनों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर हुए तभी जाके हमारी स्पीड एंड वेलोसिटी भी बराबर होंगी। तो सर किस केस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों बराबर होंगे? तो स्ट्रेट लाइन केस में। और ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ हो लेकिन बैक ट्रैकिंग ना हुई हो, कहीं ऑब्जेक्ट वापस आ रहा होगा, फिर वो दिक्कत कर जाएगा। फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। एंड अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हुए तो फिर स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ऑडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। एक ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? ऑडोमीटर सर कहते किसको है? आपने अक्सरा गाड़ी में देखा होगा डैशबोर्ड पर ये डिवाइस, इस तरीके का डिवाइस है ना। ये मीटर बेसिक तौर पे एक नहीं है, इसमें दो पार्ट्स हैं। एक सेगमेंट तो इतना है, ये एक सेगमेंट है, इसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर है।
तो सर ये किस लिए है? स्पीडोमीटर है स्पीड को मेजर करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो निडल है, इस निडल की मूवमेंट को हम चेक करते हैं। अगर ये निडल जो होती है 50 पे होती है तो हम कहते हैं भाई हमारी गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड बता रहा है। तो ये ऊपर का जो सेगमेंट है ये आपको स्पीड बताने के लिए है। ये जो ऊपर का सेगमेंट है ये आपको स्पीड बताने के लिए पूरा का पूरा। जबकि ये जो सेगमेंट है, ये जो मीटर लगा हुआ है, ये बेसिक तौर पे इसको कहते हैं हम ऑडोमीटर। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। ये ऑडोमीटर यहां बता रहा है कि 91,308 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। यानी ऑडोमीटर क्या बताता है सर? तो ऑडोमीटर इन ऑटोमोबाइल्स ये क्या बताता है? ये बताता है डिस्टेंस कवर्ड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी। जबकि स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीडोमीटर हमें बताता है कि कितना स्पीड है उस बॉडी का। तो स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल। अगला, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका पाथ कैसा होगा? यहां यूनिफॉर्म मोशन बोलने का मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। यानी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी। एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब रहेगी? जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, जब उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो। यानी एक ही डायरेक्शन में उसको चलते रहना पड़ेगा। एंड एक ही डायरेक्शन में चलते रहने का मतलब है पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ है। तो अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है तो उसका पाथ स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान अ सिग्नल, एक सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप, एक स्पेसशिप से सिग्नल आ रहा है, रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में एक सिग्नल जो है वो स्पेसशिप से ग्राउंड के स्टेशन पे आ गया है। लेट अस सपोज ये अर्थ है और यहीं पे एक स्टेशन बना पड़ा है, मान लेते हैं ये स्टेशन है। एंड ये मान लेते हैं ये हमारा स्पेसशिप है। इस स्पेसशिप ने क्या करा? एक सिग्नल को सेंड किया। ये जो सिग्नल है उसकी स्पीड है लाइट की स्पीड के बराबर, जो कि है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, बोले तो 30 करोड़, 3 2 5 2 7 1 8, 30 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर हो रहा है। स्पीड का मतलब ये है ना कि पर सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो वो जो सिग्नल आ रही है वो एक सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। उस सिग्नल ने कितने सेकेंड्स तक डिस्टेंस कवर किया है? तो भाई वो 5 मिनट्स तक ट्रेवल करी है उसने। यानी 5 मिनट्स में उसने जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा वही डिस्टेंस है हमारे स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक का। क्योंकि ऑल द वे स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक आने में उसको 5 मिनट लगा है। यानी उस सिग्नल ने 5 मिनट तक ट्रेवलिंग करी होगी। एंड 5 मिनट का मतलब होता है 300 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स तक ट्रेवलिंग करी होगी। ठीक है सर। अब क्योंकि एक सेकेंड में ये 30 करोड़ मीटर्स कवर कर रही है तो 2 सेकेंड में डबल हो जाएगा। 300 सेकेंड में 300 से गुना कर दो सर। और उसके लिए तरीका क्या है हमारे पास? स्पीड, क्योंकि होता है डिस्टेंस बाय टाइम। आप लोग गिवन वगैरह सब कुछ फैक्ट लिख लेना। स्पीड की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड यही तो नहीं पता हमको कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन टाइम पता है कि उसने टोटल 300 सेकेंड्स का टाइम लिया हुआ है।
इसका मतलब कि जो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू में 300 सेकेंड्स। देख सकते हो आप, सेकेंड से सेकेंड कट गया, रिजल्ट आ गया 9 इंटू 10⁻10 मीटर्स। यानी कितना डिस्टेंस कवर किया गया है हमारे सिग्नल के द्वारा 300 सेकेंड्स में। तो 300 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो है 9 इंटू 10⁻10 मीटर्स का। यानी स्पेसशिप से स्टेशन तक की जो दूरी है वो इतनी है, 9 इंटू 10⁻10 मीटर्स। ठीक है। When will you say a body is in uniform acceleration and non-uniform acceleration? आप कब कहेंगे कि एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है? पहले समझ लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता था। एक्सेलरेशन होता था सर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है कि यूनिट टाइम में कितनी वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि यूनिट टाइम में वेलोसिटी में बदलाव 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आ रहा है, यानी पर सेकंड, हर सेकंड जो चेंज आ रहा है वो है 2 मीटर पर सेकंड का। इतना चेंज आ रहा है 1 सेकंड्स में। इसका मतलब हुआ कि अगर अभी गाड़ी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी 12 हो जाएगी। फिर 1 सेकंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी 14 हो जाएगी, क्योंकि पर सेकंड 2 का चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में 2 का चेंज आ रहा है। इसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर सेम अमाउंट ऑफ, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक समान, यानी सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन होता रहे, यानी वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम में इतना ही होता रहे, 2 का ही चेंज होता रहे। पहले सेकंड में 2 का, दूसरे सेकंड में 2 का, तीसरे सेकंड में 2 का, चौथे सेकंड में 2 का, यानी पर सेकंड 2 का ही चेंज होता रहे, तो हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि पहले सेकंड 2 का चेंज आया, दूसरे सेकंड ड्राइवर ने ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा, दूसरे सेकंड में चेंज 4 का आया। तो पहले ही गाड़ी की वेलोसिटी 10 थी, 10 से 12 हो गई, लेकिन 12 से 16 हो गई। भाई अगला जो सेकंड है इसमें 4 का चेंज आया, क्या एक जैसा चेंज है ये? नहीं, एक जैसा चेंज नहीं है। और अगर ये एक जैसा चेंज नहीं है तो फिर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। मतलब अगर हर यूनिट इंटरवल पे वेलोसिटी में चेंज सेम हो तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर हर यूनिट इंटरवल पे, टाइम के हर यूनिट इंटरवल पे अगर वेलोसिटी में चेंज सेम ना हो तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम तब कहेंगे जब वेलोसिटी में चेंज हर यूनिट इंटरवल पे सेम हो। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम तब कहेंगे जब वेलोसिटी में चेंज हर यूनिट इंटरवल पे सेम ना हो। ओके, अगला, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक बस है जो डिक्रीज कर रही है। डिक्रीज का क्या मतलब होगा? घटा रही है। क्या घटा रही है भाई? अपने स्पीड को फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ये तो बहुत आसान सवाल है सर। भाई हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है सर? 80 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 80 इंटू में किलोमीटर के बदले हम लिख सकते हैं 1000 मीटर, आर के बदले हम लिख सकते हैं 3600 सेकंड्स, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 5 या 10, 2 18 या 36। ओह सर, ये तो शॉर्ट ट्रिक ऑलरेडी बताया था हमने कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो 2 9 या 18, 2 40 या 80, रिजल्ट आ गया 200 बाई 9 मीटर पर सेकंड।
ये इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। देख सकते हो वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ है, वेलोसिटी नेगेटिवली चेंज हुई है। एंड नेगेटिवली चेंज तभी होती है जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो। एक्सेलेरेशन नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन हो, ब्रेक्स अप्लाई हुए हो या डीसेलरेशन हो। इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो 2 9 is 18, 2 30 is 60, रिजल्ट आ गया 150/9 मीटर पर सेकंड। सर इसको और काट लो, नहीं अभी नहीं काटेंगे, आगे सब्ट्रैक्शन करना है, डिनोमिनेटर सेम रहता है तो सही रहता है। ओके ठीक है। और ये चेंज आने में टाइम कितना लगा है? 5 सेकंड्स का। एक्सेलरेशन क्या होता है? सर 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 यहाँ स्पीड लिखा हुआ है, आप इसको इनिशियल वेलोसिटी कह रहे हो, इसको फाइनल वेलोसिटी कह रहे हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्लास 10th में बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ के चलना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशंस में स्पीड वेलोसिटी सेम होती हैं। इसका मतलब कि आप स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, दोनों सेम ही है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी में चेंज निकाल लेते हैं भाई। फाइनल वेलोसिटी है 150/9 मीटर पर सेकेंड माइनस 200/9 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ये चेंज कितने सेकंड्स में? 5 सेकंड्स में। ऊपर माइनस करोगे तो रिजल्ट आएगा -50/9 मीटर पर सेकेंड इंटू में 5। 5 से 50 कट गया 10, 5 सेकंड्स, 5 सेकंड, सेकंड एक ये रहा, यानी -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आप चाहो तो लिख लो -10/9 मीटर सेकंड की पावर -2। ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन मैंने जैसा कि पहले बोला था, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो 2 में। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं? एक्सेलरेशन यहाँ से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दो टाइप के, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में जो चेंज आता है, डेल्टा वी मतलब चेंज, वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो पॉजिटिव आता है। एंड पॉजिटिव आने का मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो नेगेटिव आता है। एंड नेगेटिव आने का मतलब कि वेलोसिटी पर सेकंड डिक्रीज करेगी। तो यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, जबकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी। नेगेटिव एक्सेलरेशंस को हमने और भी दो नामों से पुकारा था। एक था हमारा डीसेलरेशन एंड दूसरा था हमारा रिटार्डेशन। तो ये दो नाम आप यूज कर सकते हो फॉर नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है सर, एक सवाल है यहाँ पे, आपने यहाँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्यों करा? क्योंकि टाइम आप देख सकते हो सेकंड्स में, इसीलिए आगे जाके सेकंड वाला काम करने का था, इसलिए मीटर पर सेकंड में करा। और सिंपल सी बात है, आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स में चलने का है, स्टैंडर्ड यूनिट्स में चलोगे तो सही रहेगा, तो फिर बढ़िया भी रहेगा। और स्टैंडर्ड यूनिट्स आपकी मीटर पर सेकंड है, इसलिए मैंने उसमें कन्वर्ट भी कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन है जो स्टार्ट हो रही है, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, यानी पहले रुकी हुई थी। एंड पहले रुकी हुई होने का मतलब है कि इसकी पहले जो वेलोसिटी थी वो 0 मीटर पर सेकंड एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब एक समान एक्सेलरेशन हुआ है, वेलोसिटी में चेंज आए एक समान, हर यूनिट टाइम पे आपको सेम अमाउंट ऑफ चेंज देखने को मिला है। अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट्स। और ये कितनी स्पीड अटेन कर लेते? अब यहाँ क्लेम मत करना सर कि स्पीड है सर, वेलोसिटी बोलो। स्पीड वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन केस में सेम होंगे। तो फाइनली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर, कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में। तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर।
40 किलोमीटर पर आवर को सर मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो, मीटर सेकंड्स में हो जाएगा। काट लो भाई, कट सकता है तो 220 2 9 18, रिजल्ट आ गया 100/9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। एंड कितना टाइम लगा है, तो 10 मिनट। एंड 10 मिनट बोलने का मतलब होता है 600 सेकेंड्स का। हमसे पूछा है एक्सेलरेशन कितना। एक्सेलरेशन सर वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम, हर यूनिट टाइम में कितना। तो ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज तो आ रहा है 600 सेकेंड्स में। यूनिट टाइम के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना टाइम से, इसलिए टाइम से डिवाइड किया हमने। तो 100/9 मीटर पर सेकेंड माइनस में 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 600 सेकेंड्स हो गया 100/9 मीटर पर सेकेंड इंटू में 600 सेकेंड। 2 0 से 2 0 कट गया, रिजल्ट आ गया 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में आएगी। यहाँ एक चीज नोटिस करो कि यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी, तो वेलोसिटी में जो चेंज आया था वो पॉजिटिव चेंज था। एंड पॉजिटिव चेंज आने का मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ये आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन है। ओके, इन सभी क्वेश्चंस से हमने छोटी छोटी बातें सीखी हैं। पहली चीज, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। ऑफ कोर्स सर, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। दूसरी बात हमने क्या सीखा हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हमेशा डिस्टेंस कवर्ड से छोटा ही होगा, या इक्वल टू हो सकता है। इक्वल टू एक ही केस में होगा, वो है स्ट्रेट लाइन केस विदाउट बैक ट्रैकिंग, बिना वापस आए। स्ट्रेट लाइन केस बोलना अधूरा होगा, स्ट्रेट लाइन केस विदाउट बैक ट्रैकिंग। और उसी केस में आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होता है, तो स्ट्रेट लाइन केस विदाउट बैक ट्रैकिंग के केसेस में क्या होती हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है डिस्टेंस कवर्ड के, और वेलोसिटी बराबर हो जाती है स्पीड के। इसके साथ साथ हमने एक्सेलरेशन जाना। एक्सेलरेशन और कुछ नहीं होता, वेलोसिटी में चेंज होता है, लेकिन यूनिट टाइम में, टोटल टाइम में नहीं, यूनिट टाइम में। और इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। फिर हमने स्पीड के बारे में देखा था एक क्वेश्चन, जिसमें लिखा होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सब छोटी छोटी चीजें, अब ये बड़ी नहीं लगनी चाहिए हमें। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। भाई प्लीज एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ऑल द वे कोई भी आपको समझाएगा, आसानी से समझाएगा, लेकिन वो चीज आपके माइंड में तभी रहेंगी जब आप रिवाइज करोगे। पूरा गेम रिवीजन का है, प्लीज रिवाइज करते चलो। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे फिर अपना ही नुकसान है। तो रिवीजन करते चलो, क्वेश्चंस हो, अगर डाउट हो तो फिर आप आराम से कमेंट कर दिया करो, कोई इशू नहीं है। अपन डाउट के लिए तो बैठे हुए हैं। तो अगर पसंद आए तो एक हमारा भी छोटा काम करो, सभी को शेयर करो, खुद लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी मौज करो एंड रिवाइज भी करो। ओके, तो तब तक के लिए सभी को थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मौज करो।